हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में। आइए देखते हैं क्लास को और देखते हैं आगे के टॉपिक को। जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था उसी के आगे के टॉपिक की हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज पढ़ेंगे हम शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश वह वंश है जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग की स्थापना किस तरह हुई थी? तो जैसे मैंने आपको बताया था कल कि हर्यक वंश का ये अंतिम शासक हुआ जिसे कहते हैं नाग दशक, और नाग दशक का ही महामंत्री हुआ करता था शिशुनाग। शिशुनाग ने धोखे से हत्या कर दी। किसकी कर दी? जिसे कहते हैं हम नाग दशक। तो शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की, और नए वंश की स्थापना कर उसका संस्थापक बना। और इसने बहुत से कार्य किए जिसमें से जो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं उन्हें हम लिखेंगे। तो आइए साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए देखते हैं क्लास को। आइए, हमारा जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। तो हम इन्हीं पॉइंटों को देखेंगे। और शिशुनाग वंश जो है हमारा कब से कब तक चला? तो शिशुनाग वंश जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्या बोलते हैं हर्यक वंश था, ये 544 से लेकर 492 तक चला। इसके बाद हमारा शिशुनाग वंश 492 से लगभग 344 तक के जो शासनकाल कहा जाता है वो हमारा रहा शिशुनाग वंश। तो यानी 492 से मैंने क्या कर रहा हूं, अभी 412 बोला था, 412 बीसी से ये हमारा रहेगा 344 बीसी तक। तो ये इस शासन काल के अंदर जो जो कार्य हुए उसके बारे में हम बताएंगे। तो चार साथियों, क्लास शुरू हो चुकी है, शेयर जरूर कर दें। तो इसका वंश का संस्थापक था शिशुनाग, जिसने किसकी हत्या कर दी थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना करी किसने? नाग दशक को मारकर, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, इसने स्थापना करी। और इसने अपने शासनकाल के दौरान एक कार्य किया कि जो हमारी जो राजधानी थी, जो हमने आपको बताया था कि उदयन जो था हर्यक वंश का शासक, उसी ने स्थापना की थी गंगा और यमुना नदी के संगम पर, गंगा और सोम नदी के संदर्भ पर इसकी ही क्या करा, तो इसकी स्थापना करी थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन जब ये किसका शासन हुआ, तो किसका शासन हुआ? शिशुनाग का। तो इसने राजधानी को क्या किया? तो इसने राजधानी को चेंज कर दिया, और जो इसकी पहली राजधानी थी उसे ही चेंज कर दिया। तो राजधानी इसने पाटलिपुत्र से राजधानी चेंज कर दी और वैशाली को राजधानी बना दिया। जो इसकी पहली राजधानी थी वैशाली, उसे ही राजधानी बनाया। और इसने अपने शासनकाल में एक और इंपॉर्टेंट काम किया जिसे हम कहते हैं अवंती पर आक्रमण। अवंती जो महाजनपद हुआ करता था, अवंती पर आक्रमण करके प्रदोत वंश का अंत। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रद्योत वंश वही वंश है जिसका शासक हुआ करता था चंद्रप्रद्योत, और उसी का इलाज करने के लिए किसे भेजा था? जो बिंबिसार का राजवेद हुआ करता था जीवक, उसे ही शासन के दौरान कहाँ भेजा था? अवंती भेजा। और चंद्रप्रद्योत की क्या करने के लिए? चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए। लेकिन वहां जा कुछ हिसाब किताब से वहां का शासन ठीक नहीं चल रहा था। इसी हिसाब का मौका उठाया किसने? शिशुनाग ने। और अपने शासन के चलते दौरान इसने प्रदोत वंश, अवंती पर आक्रमण कर प्रदोत वंश का अंत किया, वहां के शासकों को मार गिराया और अपने अधीन कर लिया। तो ये हमारी इसकी इंपोर्टेंट बात थी। और आपसे पूछा जाएगा इसका जो शासन है ये हमारा कब से कब तक रहा? तो ये 412 से लगभग हमारा 412 बीसी से लगभग 392 बीसी तक की हमारा जो शासन रहा है वो किसका रहा है? शिशुनाग का। इसके बाद हमारा अगला शासन आ जाता है जो कहते हैं कालाशोक। तो देखते हैं हम कालाशोक को। कालाशोक का जो शासन है हमारा वो रहता है 392 से। इसके बाद आता है इसका अगला शासक कालाशोक।
कालाशोक का जो शासन है वो है 392 से लगभग हमारा 392 से ये रहा 366 तक। और 366 के शासन काल को ही हम क्या कहते हैं, कालाशोक का शासनकाल। और आप जानते हैं इसके शासनकाल में क्या हुआ था, तो इसके शासनकाल में हुई थी बौद्ध संगति। बौद्ध संगति यानी जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में। मैंने आपको बताया था, तो आप इसे लिख सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन में हुई थी, तो कालाशोक के शासन में। मैंने आपको बताया था कि कालाशोक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। आइए इसके बाद देखते हैं इसने और क्या काम किया। तो इसने एक और अगला काम किया जिसे कहते हैं, एक और अगला काम किया जिसे हम कहते हैं तो अगला काम क्या हुआ, तो इसने क्या किया था, जैसे कि शिशुनाग ने अपनी इसकी राजधानी को चेंज कर पाटलिपुत्र से वैशाली बना था, ऐसे ही इसने क्या किया, राजधानी को चेंज कर दिया फिर दोबारा से, और राजधानी को फिर से क्या कर दिया, पाटलिपुत्र ही बना दिया, यानी वैशाली से राजधानी को स्थानांतरित किया, और स्थानांतरित कर इसने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। तो आप इन दोनों पॉइंटों को लिख सकते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, किसके, कालाशोक से। आइए आपसे अगर यहाँ एक चीज और पूछी जाए कि कालाशोक का और अन्य नाम कौन सा है, तो कालाशोक का अन्य नाम है काकवर्ण। काकवर्ण किसे कहते थे, जैसे कुणिक कहते थे अजातशत्रु को, ऐसे ही इसे कहा जाता है काकवर्ण। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस वंश का अंतिम शासक हुआ, तो इस वंश का अंतिम शासक हुआ जिसे कहते हैं हम नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन था, अगले इस वंश का अंतिम शासक जिसका शासनकाल माना जाता है, तो आप पहले इसका नाम लिख लें, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, और ये शासनकाल था इसका 366 से, और ये रहा हमारा 344 तक, यानी इस वंश का अंतिम शासक हुआ कौन, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन का ही सचिव हुआ करता था कौन, तो नंदीवर्धन का सचिव था महापद्मनंद, और महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर एक और नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे हम कहते हैं जिसे कहते हैं नंद वंश। तो आइए बढ़ेंगे हम नंद वंश के बारे में। इसका सचिव कौन था, महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने किसकी हत्या कर दी, तो इसकी हत्या कर दी महापद्मनंद ने, और अगले नए वंश की स्थापना करी जिसे कहते हैं नंद वंश। तो आइए एक बार इसे नोट कर लें, इसके बाद बढ़ेंगे नंद वंश की तरफ और देखेंगे नंद वंश के बारे में। आइए देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा। तो नंद वंश जो है हमारा, ये चलेगा 344 से लगभग 323 तक, और 323 तक इस शासन को चलाया किसने, महापद्मनंद के। आता हमारा नंद वंश, और नंद वंश को हम देखेंगे आज की क्लास में, जो हमारा अगला टॉपिक है। आइए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये कब से कब तक था, तो 344 बीसी से ये रहेगा 323 बीसी तक, ये शासनकाल था। और इसका संस्थापक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि महापद्मनंद ने नंदीवर्धन को मारकर ही अगला शासक बना था, तो इसका संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कौन था, महापद्मनंद। तो आपसे ये जानकारी आपसे पूछी जाएगी महापद्मनंद के बारे में। महापद्मनंद कौन था, तो इसका संस्थापक था, आपसे पूछा जाएगा। और इससे इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा कि नंद वंश का एकमात्र शूद्र शासक कौन था। तो प्रथम शूद्र शासक आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम शूद्र शासक। प्रथम शूद्र शासक कौन था, तो वो कौन था, महापद्मनंद था प्रथम शूद्र शासक। तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट करते चलेंगे। प्रथम शूद्र शासक के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो ये था
आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि इसके शासन के दौरान राजधानी क्या थी। तो इसके शासन के दौरान राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। यानी इसने भी राजधानी को चेंज कर दिया और इसने अपनी राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी आपसे पूछी जाएगी। तो इस समय आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राजधानियों से बनते हैं और शासकों से बनते हैं कि इसका संस्थापक कौन था, इस वंश का संस्थापक क्या था और इसकी राजधानी क्या थी। यही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं यहाँ से, तो मैं सभी को लिखवाते चल रहा हूँ। तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के इसके बाद क्या हुआ? तो महापद्म वंश के जो 8वां शासक था, महापद्मनंद ने और भी शादी की और महापद्मनंद का आपसे पूछा जाएगा 8वां पुत्र था। महापद्मनंद का 8वां पुत्र हुआ जिसे कहते हैं घनानंद। तो इसका 8वां पुत्र कौन सा था? 8वां पुत्र कौन सा था? घनानंद। और घनानंद के बारे में आपको पता ही होगा। तो घनानंद आप जानते हैं इसके बारे में। घनानंद कौन था? तो घनानंद के शासनकाल में क्या हुआ? तो घनानंद के शासनकाल में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? घनानंद की। कब? 323 में। और 323 में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से किसकी हत्या कर दी? 323 के अंदर घनानंद की, और एक नए वंश की स्थापना करी जिसे कहते हैं मौर्य वंश। आइए इन्हीं पॉइंटों को हम देखेंगे। जैसे कि आप पूछा जाएगा इसकी मृत्यु किसने की थी? तो इसकी मृत्यु कर दी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी मृत्यु कर दी। और किसकी मदद से? आपसे पूछा जाएगा किसकी मदद से की थी? तो मदद दी थी चाणक्य की। चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो किसका पुत्र था? 8वां पुत्र था। और आपसे पूछा जाएगा इस वंश का अंतिम शासक भी कौन था? तो अंतिम शासक हुआ कौन? घनानंद। तो ये हमारी नंद वंश से संबंधित सारी जानकारी हो चुकी है। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हमारे होने लगे भारत के अंदर विदेशी आक्रमण, जो मैंने आपको सीरीज से लिखवाए थे। इसके बाद क्या होने लगे भारत के अंदर आक्रमण? तो हम देखेंगे पहला आक्रमण हुआ हमारा जिसे कहते हैं पूर्व मौर्य काल के अंदर। तो हमने क्या पढ़ चुका है? पूर्व मौर्य काल के अंदर हमने जो भी राजवंश हुए उसके बारे में पढ़ा। एक बार आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसके बाद आएगा पूर्व मौर्य काल में हुए आक्रमण। तो 2 आक्रमण हुए हैं पूर्व मौर्य काल में। पूर्व मौर्य काल के 2 आक्रमण कौन कौन से थे? तो 2 आक्रमण थे। एक तो था ईरानी आक्रमण और एक था यूनानी आक्रमण। तो हम देखते हैं इन दोनों आक्रमणों को भी। तो आप अपना हेडिंग बना लें ईरानी आक्रमण। अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मौर्य काल। आता है हमारा ईरानी आक्रमण। तो भारत के अंदर ईरानी आक्रमण किसने किया था? तो सर्वप्रथम इसे करने वाला एक शासक था जिसे कहते हैं साड्रस। तो साड्रस ने ही शासन किया, साड्रस ने ही आक्रमण किया था किस पे? भारत पे। जो आपसे पूछा जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो कौन था? साड्रस। साड्रस ने ही आक्रमण किया था। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो ईरानी आक्रमण माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा किसने किया था? तो इस वंश का जो संचालक था, यानी इसका संचालक इस आक्रमण का, तो ये कौन था? तो इस वंश का संचालक था साड्रस। और साड्रस ये कौन से वंश से था? तो आपसे पूछा जाएगा हकामनी वंश से ही कौन था? कौन? साड्रस। यानी इसका संस्थापक कौन था? हकामनी वंश का ही शासक हुआ करता था साड्रस। इसी के संचालन में आक्रमण हुआ किसके? ईरानी आक्रमण। और आपसे पूछा जाएगा ये कौन था? तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप पर
आक्रमण करने वाला भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो कौन था? साड्रस। आपसे पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आप इसे ध्यान रखें क्योंकि जो प्रथम होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को आप जानते हैं। आता है इसके बाद अगला शासक था जिसे कहते हैं हम डेरियस प्रथम। तो इसी वंश के अंदर एक अगला शासक हुआ जिसे कहते हैं डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका अगला उत्तराधिकारी आप लिख सकते हैं, यानी इसका उत्तराधिकारी हुआ कौन? साड्रस। साड्रस प्रथम ने क्या किया था? तो इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी विदेशी कौन था? तो वो कौन था? डेरियस प्रथम। आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला कौन था, तो वो साड्रस लगाएंगे। लेकिन यहीं आपसे पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो कौन था? डेरियस प्रथम। तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो विदेशी भी और कौन? ईरानी विदेशी कौन था? तो वो डेरियस प्रथम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके बीच आए हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सब चीज हुई, यानी ये आक्रमण हुआ, और ये जो आक्रमण हुआ इस आक्रमण के बारे में, और जो हमारा यूनानी आक्रमण हुआ इस आक्रमण के बारे में हमारे पास जानकारी कहाँ से आती है? तो यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि आक्रमण हुए तो, लेकिन हमें पता कहाँ से चला कि आक्रमण हुए या नहीं हुए? तो हमारे पास अभिलेख है जिसे कहते हैं हम बेहिस्तून अभिलेख। बेहिस्तून अभिलेख के अंदर हमें यह बताया गया है कि यहीं से मिली है हमें सारी जानकारी। तो हम देख लेते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं, ईरान में एक अभिलेख मिला जिसे कहते हैं बेहिस्तून अभिलेख। ईरान के अंदर ये अभिलेख मिला, और इसी अभिलेख के अंदर ये जानकारी मिली कि ईरान के अंदर एक शासक हुआ जिसे कहते हैं डेरियस। उसने जो हाकमनी मंत्र चलता था इसी के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, और इसके बाद आया उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम, जिसने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी आक्रमण माना जाता है। और वो कौन था, किसने किया था? डेरियस प्रथम ने। यही जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो इस युद्ध की जो जानकारी हमें, यानी इस आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हमें बेहिस्तून अभिलेख से, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो आप देखते हैं जो खरोष्टी लिपि में मिला है, तो ये खरोष्टी लिपि की शुरुआत भी कहाँ से होती है? खरोष्टी लिपि में मिला है हमें बेहिस्तून अभिलेख। और आपसे पूछा जाएगा खरोष्टी लिपि की शुरुआत भी कहाँ से मानी जाती है? तो जब हमें यहाँ से मिला है, बहुत पुरानी बात है, तो यहाँ से ही शुरुआत मानी जाती है खरोष्टी लिपि की। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये हमारा कौन सा वंश हो गया, यानी सॉरी वंश नहीं, ये कौन सा आक्रमण हो गया? तो ये हो गया हमारा पूर्व मौर्य काल का ईरानी आक्रमण। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आक्रमण को, जो हमारा आता है, जो हमारा आएगा यूनानी आक्रमण, यानी ग्रीक इन्वेजन हम देखेंगे अब। तो एक बार इसे नोट कर लें, इसके बाद बढ़ते हैं ग्रीक इन्वेजन को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बात है हमारी कब की? तो बात है यूनानी आक्रमण की। यूनानी आक्रमण करने वाला शासक था सिकंदर। सिकंदर के बारे में आप सभी जानते हैं, नहीं जानते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी जान जाओगे। अभी बस 2 मिनट मुझे समझाने का टाइम दें, सारी जानकारी समझ में आएगी। यूनानी आक्रमण या ग्रीक इन्वेजन। यूनानी आक्रमण को हम किस प्रकार समझेंगे? तो यूनान के अंदर एक शहर था जिसे कहते हैं मकदूनिया। मकदूनिया का ही शासक था कौन? राजा फिलिप। राजा फिलिप के ही शासनकाल के दौरान
क्या हुआ, तो राजा फिलिस्तीन के दौरान एक युद्ध हुआ जो जिसे आक्रमण हुआ, जिसे कहते हैं सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने क्या किया, तीसरी शताब्दी में किसका अंत किया, तीसरी शताब्दी में ईरान का अंत किया, यानी ईरानियों का अंत किया और डेरियस तृतीय को हराया और इसने अपना शासन शुरू कर दिया। और भारत के अंदर ये युद्ध माना जाता है, जो भारत के अंदर इसका युद्ध माना जाता है वो 326 में इसका युद्ध हुआ, जिसे हम कहते हैं हाइडे स्पीच या झेलम नदी का युद्ध। तो आइए इसी को हम देख लेते हैं। अब आप जान गए होंगे ये कौन था, तो ये कौन था, तो फिलिप का शासन था। तो आइए देख लेते हैं यूनान के अंदर एक शहर था जो कौन सा था, मकदुनिया। और इसी मकदुनिया का ही शासक था कौन, तो इसी मकदुनिया का शासक था जिसका नाम था फिलिप। इसका शासक था फिलिप और इसी फिलिप का पुत्र हुआ जिसे कहते हैं हम सिकंदर। तो इसका पुत्र कौन था, अब आप समझ चुके होंगे सिकंदर कौन था। तो इसी का पुत्र हुआ सिकंदर। और सिकंदर ने क्या किया था, तो सिकंदर ने ही भारत पर आक्रमण किया 326 में। 326 में जिस टाइम पे हमारा जो था जिसे कहते हैं हम नंदवंश चल रहा था किसके अंदर, भारत के अंदर उस टाइम पे, और यहीं पर आक्रमण किया। आप देख सकते हैं ये हमारा है सिकंदर। और सिकंदर जब आगे जाकर सिकंदर शासक बना तो इसने क्या किया, तो पहले ही इसने क्या काम किया, तो तीसरी शताब्दी में, 3rd सेंचुरी शताब्दी के अंदर क्या हुआ, तो इसने ईरान का अंत किया। और ये सब जानकारी जो है हमें जो हमारा बेहस्तूना की लेप है उसके अंदर लिखी हुई जानकारी मिली है, ये खरोष्टी लिपि के अंदर आप जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत है। तो ये बात हमारी सच्ची है, इसीलिए बताया है कि ये बात बिल्कुल सच्चे है। तो ईरान के अंदर आपसे पूछा जाएगा ईरान का अंतिम शासक कौन, ईरान का अंत किया तीसरी शताब्दी में और हराया डेरियस तृतीय को। डेरियस तृतीय को हराया तीसरी शताब्दी के अंदर। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भारत ने इसके बाद कदम रखा किसने, तो इसके बाद 326 में भारत के अंदर कदम रखा सिकंदर ने और एक और युद्ध कर डाला जिसे कहते हैं एक महान युद्ध जो हमारा है हाइडे स्पीच का युद्ध। तो आप इस युद्ध को बड़ी आसानी से बड़ी आराम से लिखेंगे क्योंकि काफी इंपोर्टेंट युद्ध है, हाथी घोड़े भागते हुए आने वाले हैं, लठ चालू होने वाले हैं। आइए देख लेते हैं 326 BC का युद्ध। और ये हमारा किसने किया था, तो ये था सिकंदर का। और ये कहां हुआ, तो आपसे पूछा जाएगा ये कहां हुआ था और इसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा का युद्ध। और ये कौन सा युद्ध था, तो ये हमारा, इसके हमारे कई सारे नाम होते हैं जैसे कि हाइडे स्पीच, ये हमारे सभी नाम पूछे गए हैं इसीलिए आपको नोट करके रखने हैं। हाइडे स्पीच या झेलम, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम का ये पुराना नाम है जिसे कहते हैं बितिस्सा, तो इसे बितिस्सा भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक और है जिसे कहते हैं हम, जो हमारा एक और नाम है कर्री का युद्ध। ये जो हमारे पॉइंट है, ये हाइडे स्पीच, झेलम, बितिस्सा, ये सारे पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ढूंढ के लाए गए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको एक ही क्लास के अंदर सारी जानकारी दी जाए। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। 326 में हुआ सिकंदर का आक्रमण और उस युद्ध को क्या कहा गया, हाइडे स्पीच, झेलम या बितिस्सा या कर्री का युद्ध। ये हमारा ये युद्ध जो हुआ था, ये हुआ इस टाइम पे भारत का शासक था कौन, भारत के अंदर शासन कर रहा था पोरस, राजा पोरस इसके अंदर शासन कर रहा था। पोरस और किसके बीच हुआ, सिकंदर के। और इस युद्ध में क्या होता है, राजा पोरस को हरा देता है कौन, सिकंदर। राजा पोरस को हरा देता है सिकंदर। हारने के बाद, यानी पोरस के हारने के बाद सिकंदर ने जब हरा दिया तो क्या हुआ, तो एक संधि होती है और उस संधि के तहत, तो इस संधि के तहत क्या हुआ,
इस संधि के तहत क्या हुआ, तो राजा पोरस ने खुश होकर इसे कहा सिकंदर महान। सिकंदर महान, सिकंदर महान की आपसे पूछी जाएगा, सिकंदर महान की उपाधि सिकंदर को किसने दी थी, तो सिकंदर को महान की उपाधि दी थी राजा पोरस ने। तो पोरस के आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, तो हराकर, और इसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध के बाद इसने क्या किया, तो सिकंदर ने क्या किया था, तो सिकंदर ने इस युद्ध के बाद 2 स्थान बसाए, 2 जगह बसाई या 2 शहर बसाए। और ये 2 शहर कौन कौन से थे, एक तो था निकैया और था, एक था निकैया और दूसरा था बुकाफेला। और ये हमारा जो बुकाफेला है ये क्या था, ये सिकंदर के घोड़े का नाम आपसे पूछा जाएगा, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो सिकंदर के घोड़े का नाम आता बुकाफेला, यानी कि घोड़े का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको लिख सकते हैं एक तो घोड़े के नाम पर और एक शहर बसाया, इसे आप जान सकते हैं। और इसी शहर को क्या कहा गया, तो इसी शहर को आगे जाकर कहा गया विजयनगर। तो इसे आगे जाकर क्या कहा गया, विजयनगर। विजयनगर आप जानते हैं वर्तमान के अंदर कर्नाटक का जो नवीनतम जिला है वो कौन सा है, विजयनगर, आप जानते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन की तरफ। नेक्स्ट जब ये हरा दिया तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, तो इस युद्ध के बाद जो सिकंदर है सिकंदर झेलम नदी से आगे बढ़ने की ओर चला, लेकिन इस युद्ध के बाद सेना हार चुकी थी, सेना थक चुकी थी, इसी कारण सेना ने जाने के लिए मना कर दिया। कहां, तो सेना ने आगे जाने के लिए मना कर दिया, और आगे जाने के लिए मना कर दिया तो ये क्या हुआ, तो ये वापस आ गया, बेबीलोन की तरफ बढ़ा, वापस आया और बेबीलोन की तरफ बढ़ा। अचानक बेबीलोन में इसकी तबीयत खराब होने के कारण इसकी वहीं पर 33 वर्ष की आयु में उम्र, किसकी 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, किसकी, सिकंदर की। तो आप जान सकते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी, बेबीलोन में। बेबीलोन के अंदर सिकंदर की मृत्यु हो गई, क्योंकि इसकी सेना ने आगे मना कर दिया था, आगे जाने से मना कर दिया था, क्योंकि सेना थक चुकी थी, और इसी कारण इसकी तबीयत खराब हुई। और तबीयत खराब हो जाने के कारण क्या हुआ, तो इसकी मृत्यु हो गई कब, आपसे पूछा जाएगा 33 वर्ष की आयु में। 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है, तो इसे दफनाया गया, इसे अलग अलग जगह दफनाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास के अंदर एकमात्र शासक हुआ जिसे 3 जगह पर जिसका जन्म अलग देश में हुआ, मृत्यु अलग देश में हुई और दफनाया अलग देश में गया, वो एकमात्र शासक कौन सा था, तो वो कौन सा था, सिकंदर। इसीलिए इसे सिकंदर महान कहा गया है। बहुत ही खतरनाक शासक था, आप इसे जान सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मृत्यु अगर पूछी जाए 33 वर्ष की आयु में कब हुई थी, 323 में, 323 बीसी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसे दफनाया गया अलग अलग जगह। तो जैसे कि आप जानते हैं मकदूनिया, तो इसका जन्म कहां हुआ था, जन्म मकदूनिया में हुआ था, और इसकी मृत्यु हुई बेबीलोन यानी भारत के अंदर। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका अंतिम संस्कार कहां किया गया, तो इसका अंतिम संस्कार यानी इसे दफनाया अफ्रीका में। तो आपसे ये तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं, और ये मैं आपको इस जगह लिख देता हूं कि एकमात्र शासक जिसे 3 जगह, एकमात्र शासक ऐसे लिखने, जिसका जन्म, मृत्यु और दफन अलग अलग हुआ।
तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र शासक कौन है इतिहास के अंदर जिसका जन्म, मृत्यु और दफनाना यानी कब्र उनकी अलग अलग है, तो वो है एकमात्र शासक सिकंदर। तो ये था हमारा यूनानी आक्रमण, जिसे ग्रीक इन्वेजन भी कहते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं ग्रीक। आपको नहीं पता तो इंग्लिश में से ग्रीक कहते हैं, हिंदी में से ये कहते हैं। ये ग्रीक नाम इंग्लिश से लिखा हुआ है, आप इसकी दिक्कत ना ले। अगर पूछा जाता है तो पॉइंट पूछे जाते हैं, ये चीज़ बहुत कम पूछी जाती है। ये पहले पूछी जाती थी, लेकिन आजकल जो है वो सब कुछ बढ़ चुका है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आइए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मौर्य काल। मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे कल, और 323 से लगभग 185 BC तक हमारा रहता है मौर्य काल। और मौर्य काल के अंदर सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। इन्हीं सभी पॉइंटों के बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, या दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर ये आपकी बात सुनी जाएगी। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।